कहानी है विधवा मजबूर महिला। जब तारे छुपने में देर हो और नींद काफी गहरी, तो सुबह सुबह 4 बजे बजने वाली फोन की घंटी आपकी नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही आपको डरा भी देती है। राघव ने भी डरते डरते फोन उठाया। फोन उसकी दोस्त राधिका का था। अरे राधिका, इतनी सुबह सुबह तुमने डरा दिया यार। फोन पर राधिका की आवाज बड़ी रुआंसी सी आ रही थी। राघव को किसी अनहोनी की आहट सुनाई दी। क्या हुआ? राघव ने पूछा। विवेक का एक्सीडेंट हो गया यार। राधिका की आवाज उसका साथ नहीं दे पा रही थी। एक्सीडेंट हो गया? कहाँ हुआ? गाड़ी का या बाइक का? ड्राइव कौन कर रहा था? वह ठीक तो है ना? राघव एक ही बार में सारे सवाल पूछ लेना चाहता था। फोन पर राधिका की चुप्पी ने राघव की धड़कनें बढ़ा दी थी। थोड़ी देर रुककर राधिका ने कहा, नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी अभी फोन आया है, बता रहे हैं कि वह नहीं बच पाया। गाड़ी में था, खुद ही ड्राइव कर रहा था, ऑफिस से घर लौट रहा था, पता नहीं क्या हुआ और गाड़ी खाई में जा गिरी। खामोशी राघव के चेहरे पर पसर गई थी, जिसमें से ठंडा पड़ गया था, मानो किसी ने उस पर पानी उड़ेल दिया हो। सोचने समझने की ताकत क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने फोन काट दिया। गला सूख रहा था। टेबल से पानी का गिलास उठाकर पिया और पलंग से पीठ सटाकर जमीन पर बैठ गया। आंसू टप टप करके जमीन भिगोने लगे थे। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और दोस्त को इस उम्मीद में फोन लगाया कि वो कह दे कि यह सब झूठ है। दोस्तों से बात करने के बाद रही सही उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। यह कन्फर्म हो गया कि एक्सीडेंट हुआ है और वो नहीं रहा। कई दोस्तों से पूछ लेने के बाद भी उसका मन नहीं मान रहा था। वो किसी पर यकीन करना ही नहीं चाहता था। वो इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके बचपन का साथी, उसका सबसे प्यारा दोस्त विवेक, अब इस दुनिया में नहीं था। यकीन होता भी क्यों? उनकी दोस्ती थी ही इतनी गहरी कि लोग मिसाल दिया करते थे। राधिका, राघव और विवेक, यह 3 नाम उनके जानकारों में दोस्ती की मिसाल थे। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में जहां लोग अपने परिवार तक को समय नहीं दे पाते, इन तीनों की दोस्ती शादियां हो जाने और तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद वैसे ही कायम थी। राघव जालंधर में इंजीनियर हैं, राधिका शिमला में अध्यापिका और विवेक बिजली विभाग में सेक्शन ऑफिसर था। तीनों का प्यार बचपन से जवान हुआ था। बिल्कुल उनके जवान होने के साथ साथ बचपन में बने रिश्ते जितने मजबूत होते हैं, उतना ही दुखदायी होता है उसमें से किसी एक का इस तरह बिछुड़ जाना। स्कूल की पढ़ाई के बाद अलग अलग पढ़ना रुचि पे निर्भर करता है, इसलिए तीनों को अलग होना पड़ा। अलग अलग रहकर भी एक दूसरे से जीवन भर जुड़े रहना आसान नहीं होता, लेकिन इन तीनों ने अपनी दोस्ती हर हाल में बचाकर रखी थी। या यूं कहें कि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तकरीबन 5 साल पहले तीनों अपना अपना घर बसा चुके थे। तीनों का हंसता खेलता परिवार था, बच्चे थे और दोस्ती बरकरार थी। अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है। तीनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे। छुट्टियों में मिलने का प्लान था। वो चाह रहे थे कि एक फैमिली मीटिंग हो, ताकि उनकी दोस्ती सिर्फ उन तक न रहे, बल्कि उनकी दोस्ती में उनका परिवार भी शामिल हो जाए। किंतु इंसानों की योजनाओं से वक्त की योजनाएं कहाँ मेल खाती हैं। विवेक अपने पीछे एक 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी छोड़ गया था। उन माँ बाप के दुख की कल्पना करना, जिन्होंने अपने इकलौते जवान बेटे को अचानक खो दिया हो, मुमकिन ही नहीं। कुछ लोग जमाने में बिल्कुल अलग होते हैं। सबके साथ स्नेहपूर्ण संबंध, सुख दुख में साथी होना, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखना और लोगों के काम आने के लिए हमेशा तैयार। विवेक भी कुछ ऐसा ही था। उसकी मौत पर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर रोया हो। राधिका और राघव अंत्येष्टि में शामिल हुए, साथ बैठे, साथ रोए, एक दूसरे को दिलासा दिया। विवेक के चले जाने के बाद पैदा हुए खालीपन को दिलासों से भरना मुमकिन नहीं था। विवेक के बच्चों से, विवेक की बीवी सोनम से और माँ बाबूजी से मिलकर वो अपने अपने घरों को लौट आए। दोस्त ताउम्र दुख में दुखी कहाँ होते, वो तो बस दिलासा देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा चलती रहती है, वक्त भी कहाँ थम कर रहता है। सोनम, जो कल तक हाउसवाइफ थी, मशक्कत करके कुछ 1 सालों में विवेक के ही ऑफिस में नौकरी लग चुकी थी। जमाने का दस्तूर समझें या फिर रोजमर्रा की मसरूफियत,
सोनम की दोनों से, राघव से भी और राधिका से भी दूरियां बढ़ चुकी थीं। अब तो बस कभी कभार फोन करके हालचाल पूछ लिया जाता था। वक्त भी कहाँ टिक कर रहता है। समय बीतता गया, जख्म भरते गए और अपनी ही परेशानियों में उलझे हुए राधिका और राघव विवेक के परिवार से दूर होते चले गए। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में आज भी राघव जालंधर से अपने घर शिमला आ जाया करता है। पहाड़ों की सुबह बहुत खुशगवार होती है। पंछियों का चहचहाना, ठंडी हवा की छुअन और घर की छत। शहरों में ऐसा होना अब बस केवल ख्वाब होता है। पूरे 2 साल बाद राघव अपने घर पर था। अभी सुबह का नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ था कि राघव नहा धोकर तैयार हो गया। पत्नी सारिका ने पूछा, जनाब, क्या बात? ना कोई खबर न सलाह मशविरा। सुबह सुबह कहाँ की तैयारी हो रही है? अरे नहीं यार, मैं एक बार राधिका से मिलकर आऊं। आज संडे है न, फिर वह पूरा हफ्ता मिलेगी नहीं। मैंने उसे मैसेज भी दे दिया है। वह घर पर इंतजार कर रही होगी। राघव ने जवाब दिया, कभी हमें भी मिलवा दो अपने दोस्तों से कभी। सारिका ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मिला दूंगा, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है। फटाफट बाइक की चाबी दो, मैं एक बार जाकर आऊं। राघव ने चाबी उठाई, बाइक स्टार्ट की और चल दिया। घंटी बजाने भर की देर थी। राधिका, उसका पति और दोनों बच्चे, ऐसा लग रहा था उसका ही इंतजार कर रहे थे। अरसे बाद बचपन के दोस्त से मिलना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। होठों पर मुस्कान रहती है और आंखें गीली। दोनों का मन तो हुआ कि एक दूसरे को कस के गले लगा लें, किंतु सामाजिक बंधनों ने इसकी इजाजत नहीं दी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। राघव ने बच्चों से प्यार किया और मुस्कुराहट दोनों के चेहरों पर तैर गई। चाय पानी की औपचारिकताएं पूरी हुई और बातों का दौर शुरू हुआ। हालचाल पूछा गया, बच्चों के बारे में पूछा गया, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल और ढेर सारी बातें हुई। 2 दोस्त मिले और तीसरे का जिक्र न हुई यह मुमकिन नहीं था। विवेक की बात हुई, आंखों से आंसू बहे और माहौल में कुछ देर उदासी पसर गई। थोड़ी देर बाद राघव ने पूछा, अरे राधिका, यह बता सोनम भाभी के क्या हाल है? हाँ वह ठीक है यार, अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है। उसने कार चलाना भी सीख लिया। बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल भी कर रही है। राधिका ने बड़े रूखे से अंदाज में जवाब दिया। विवेक की बात हो रही हो और राधिका का सोनम भाभी को लेकर ऐसा रिएक्शन, राघव को कुछ अटपटा सा लगा। एक बात बताऊं मैं राघव, मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राधिका ने कहा, क्या अच्छा नहीं लग रहा? राघव ने पलटकर पूछा, यही कि लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं उसके बारे में। तरह तरह की बातें? कैसी बातें? राघव ने जोर देकर पूछा। वही थोड़ा कैरेक्टर को लेकर। मैंने सुना है थोड़ी बदनाम होने लगी है। राघव को आभास भी नहीं था कि कुछ ऐसी बात सामने आएगी। उसके जिस्म में एक बिजली का करंट सा दौड़ गया। कपड़े सिलकर बच्चों का पेट पालने वाली, 25 साल की उम्र में अपना सब कुछ खोने के बाद भी परिवार की जिम्मेदारी उठाए रखने वाली सोनम की तस्वीर उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उसे आज भी याद है कि इस नौकरी के लिए उसने कितनी मशक्कत की थी। सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पल घिस गई थी, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को पाल सके। यह बात सुनते ही राघव का दिमाग दुख से भर गया। वह घर से लंच करने के इरादे से आया था, लेकिन वह अचानक उठ खड़ा हुआ। अच्छा चलता हूँ, राघव ने कहा। अरे अभी अभी तो आए हो, अभी लंच करेंगे उसके बाद जाना। राधिका ने कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं आज बहुत बिजी था। तुम्हारी छुट्टी थी इसलिए मिलने आ गया। मैं फिर कभी आऊंगा सारिका को साथ लेकर, बच्चों के साथ। तब देर तक बैठेंगे और लंच भी करेंगे। अभी मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर राघव ने सबको अलविदा कहा, बाइक स्टार्ट की और सीधा घर आ गया। चेहरे पर उदासी लेकर मुरझाया हुआ राघव घर आकर अपने बेडरूम में जाकर लेट गया। राघव सालों बाद घर आए और रात के 10 बजे से पहले घर लौट आए, ऐसा कभी होता नहीं था। राघव का उतरा हुआ चेहरा देखकर सारिका को थोड़ी हैरानी हुई। सारिका ने देखा, राघव घूमते हुए पंखे को एकटक देखे जा रहा है। पानी देते हुए सारिका बोली, क्या हुआ आपको? तबीयत तो सही है न? हाँ मेरी तबीयत को क्या होगा? राघव ने जवाब दिया, नहीं, एक तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। क्यों जल्दी नहीं आना चाहिए?
राघव ने बीच में टोकते हुए कहा। अरे मैं यह नहीं कह रही। मेरा मतलब है कि आप अक्सर जल्दी आते नहीं हैं। अब जल्दी घर भी आ गए हो। तो जब से आए हो तब से चुपचाप हो। कोई बात हुई है क्या? कहीं राधिका से झगड़ा तो नहीं कर लिया? सारिका ने हंसते हुए पूछा। अरे नहीं यार, राधिका से कैसा झगड़ा, बस यूं ही थोड़ी तबीयत उदास है, राघव ने जवाब में कहा। नहीं नहीं, बताओ तो, कुछ तो बात है, सारिका ने जोर देकर पूछा। इससे पहले राघव सारिका से कुछ कहता उसकी आंखों में विवेक और सोनम के तस्वीरें घूमने लगी थी। राघव ने सारिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आंखों में आंसुओं को रोककर बोला। एक बात बताऊं सारिका, मैंने आज जब राधिका से सोनम भाभी के बारे में पूछा, तो पता उसने क्या कहा? क्या कहा? सारिका ने पलटकर पूछा। उसने कहा कि वह आजकल थोड़ी लूज करेक्टर हो गई है। तुम बताओ सारिका, औरत होकर वह औरत के लिए ऐसे शब्द कैसे प्रयोग कर सकती है? इतना कहते ही राघव की आंखों से आंसू टपक पड़े। सारिका ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बोली, राघव तुम नहीं जानते, यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ विधवा औरत के लिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। और तब तो और भी ज्यादा मुश्किल जब कोई छोटी उम्र में विधवा हो जाए। यह भोले भाले से दिखने वाले लोग दरअसल ढोंगी होते हैं। यह गिद्ध की तरह इंतजार में रहते हैं कि कैसे परिस्थितियों का फायदा उठाया जाए। फिर चरित्र क्या है? चरित्र तो सिर्फ औरत का ही होता है। उन मर्दों का चरित्र तो होता ही नहीं जो ऐसी औरतों को बदनाम करते हैं। अचानक राघव की आंखों के सामने वह सारी विधवा औरतें जिनको वह जानता था, खासकर वो जो छोटी उम्र में विधवा हुई थी, उन सबके चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। हर औरत के साथ उसके चरित्र के बारे में लोगों द्वारा कही गई सारी बातें उसे याद आने लगी। ऐसी कोई विधवा नहीं थी जिसे वो जानता हो और उसके चरित्र पर लोगों से सवाल न उठाए हों। लोगों की बातें अब उसके सिर में नुकीली कीलों के जैसे चुभने लगी थी। एक भी औरत ऐसी नहीं थी जिसके चरित्र पर कीचड़ न उछाला गया हो। उसने सारिका से पूछा, सारिका तुम बताओ, क्या जवानी में विधवा हो जाना इतना बड़ा गुनाह है? और क्या किसी के साथ संबंध रखना इतना बड़ा अपराध कि उसके लिए चरित्र पर उंगली उठाई जाए? और मैं जानता हूं कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर ऐसी औरतों का रसूखदार मर्दों के द्वारा, या मैं यूं कहूं कि चरित्रहीन मर्दों के द्वारा फायदा उठाया जाता है। और यह औरतें कभी समाज के डर से और कभी औरत होने की वजह से आवाज ही नहीं उठा पाती। सारिका बोली, राघव, अगर मान भी लिया जाए कि कोई विधवा औरत अपनी मर्जी से संबंध रख भी रही है किसी के साथ, तो क्या सिर्फ इस वजह से उस औरत के चरित्र पर उंगली उठाना सही है? क्या वो मर्द जिनकी पत्नियां नहीं रहती, वो किसी के साथ संबंध नहीं रखते, उनके चरित्र पर कभी कोई उंगली क्यों नहीं उठती? राघव, उस अकेली औरत ने जिस तरह से अपने घर को संभाला है, सालों साल कपड़े सिले हैं लोगों के, मुश्किल हालात में उसने बच्चों को पाला है, बड़ी मुश्किल से उसने वह नौकरी हासिल की है। उसने पूरे परिवार को, विवेक भैया के माता पिता को और बच्चों को जिस तरह से संभाला है, उसकी तारीफ करने के बजाय लोग, खासकर विवेक भैया के दोस्त ही उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। सच में राघव, विधवा औरत के लिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। मैं तो कहती हूँ कि पति पत्नी में से अगर किसी का मरना जरूरी हो, तो भगवान हमेशा पत्नी को ही उठाए, क्योंकि अगर पति मर गया तो पत्नी तो जीते जी ही मर जाएगी। पत्नी के मरने पर कोई पति के चरित्र पर उंगली नहीं उठाता। पत्नी के मुकाबले में पति का जिंदगी जीना थोड़ा आसान रहता है। राघव ने सारिका के होठों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और दूसरे को बाहों में भर लिया। एक प्रश्न जो दोनों के मन में अनुत्तरित रह गया वो यह था कि चरित्रहीन कौन है? मजबूर महिला, अवसर पाकर महिला का शोषण करने वाला मर्द, या फिर बदनाम करने वाला समाज? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।